तो मॉक टेस्ट पेपर जो दिसंबर 23 के लिए फर्स्ट एमटीपी बिजनेस लॉ की है वो डिस्कशन अपन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयुष एक स्कूल का प्रिंसिपल है, पब्लिक स्कूल का, उसे 2000 पैकेट चाहिए बिस्किट के, जो कि उन्होंने क्या रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे बच्चों को बांटने हैं। तो क्या हुआ, मिस्टर आयुष प्रिंसिपल क्या है, इसके लिए योगीराज बिस्किट कंपनी से बात करते हैं। मिस्टर आयुष योगीराज कंपनी बिस्किट कंपनी के वर्कशॉप में जाते हैं, बिस्किट की क्वालिटी चेक करते हैं। वहां जाके देखते हैं कि वहां तो बिस्किट की कई तरह की वैरायटी बन रही है और वो उसे पसंद आई, 2000 पैकेट का ऑर्डर कर देता है, टोकन मनी एडवांस भी दे आता है, लेकिन ये नहीं बताता कि बिस्किट कौन से चाहिए। डिडंट स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ बिस्किट, कौन सी उसे जरूरत है। योगीराज बिस्किट कंपनी बिस्किट सप्लाई नहीं करती क्योंकि आयुष ने ये नहीं बताया कौन से बिस्किट चाहिए। बाद में आयुष बिस्किट ना आने पे योगीराज कंपनी पे केस डाल देता है कंपनसेशन का। क्या आयुष केस डाल सकता है? नहीं डाल सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन गुड्स कौन सी है वो पता नहीं, क्योंकि बिस्किट की वैरायटी कई तरह की है, तुझे बताया ही नहीं अग्रीमेंट, क्योंकि बिस्किट कौन से हैं। जब तक ये सर्टेन नहीं होगा अग्रीमेंट वैलिड नहीं, अनसर्टेनिटी के चलते, इसलिए योगीराज बिस्किट कंपनी ने बिस्किट सप्लाई नहीं किए और आयुष केस डाल देता है। तो ये डिसीजन दिया गया, योगीराज कंपनी इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, क्योंकि इसने बिस्किट कौन से बताया नहीं है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, जो प्रशांत इंफ्रा हाइट लिमिटेड नाम की कंपनी है, पब्लिक कंपनी, जिसके कितने मेंबर हैं? इस पब्लिक कंपनी के कितने मेंबर हैं? 215 मेंबर। 215 मेंबर में से 20 एम्प्लॉई हैं कंपनी के, जून 21 से लेके जून 23 के बीच में एम्प्लॉय रहे। यानी ये जो 20 लोग हैं ना, ये एम्प्लॉय कब से कब थे? जून 21 से लेके जून 23। और उनको इस प्रसन्नता लिमिटेड में शेयर कब मिले? अप्रैल 17। अप्रैल 17 में वो एम्प्लॉय थे, बोलो। ऑन अप्रैल 2017 20 persons was not the employee of company। क्या वो कंपनी के एम्प्लॉय थे? नहीं। 2017 में जब शेयर मिले वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, वो एम्प्लॉय तो कब बने? जून 21 से लेके जून 23। तो बताओ क्या इनको इग्नोर किया जाए? क्या ये पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं? पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं। देखो ये कह रहा है जून 23 तक थे, देवर अलॉटेड शेयर विच वर देयर हेल्ड टिल टूडे टिल 31 अक्टूबर 2023। कंपनी प्राइवेट में बदलना चाहती। प्रेजेंट डेट क्या है? प्रेजेंट डेट, प्रेजेंट डेट है कौन सी है? 31 अक्टूबर 2023। और वो एम्प्लॉय कब से हैं? 1 जून 21 से लेके 30 जून 2023। यानी वो तो नौकरी छोड़ गए जून 23 में। आप कहां खड़े हैं? अक्टूबर 23। तो वो प्रेजेंट एम्प्लॉय है? प्रेजेंट में आज एम्प्लॉय है क्या? नहीं है। पास्ट एम्प्लॉय? पास्ट भी नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको शेयर कब मिले? उनको शेयर मिले अप्रैल 17 में, व्हेन दे वर नॉट अ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बाद में मिले बने, शेयर कब मिले? 2017। एम्प्लॉय कब बने? क्या जब वो एम्प्लॉय थे शेयर मिले थे कि नहीं? पहले वो कंपनी के मेंबर बने, 2 साल बाद कंपनी के एम्प्लॉय बने। आज एम्प्लॉय होते तो छोड़ देते, पास प्रेजेंट एम्प्लॉय तो होते। आज वो एम्प्लॉय नहीं, नौकरी कब छोड़ गए? वो तो जून 23 में। आज अपन कब चेकिंग कर रहे हैं? अक्टूबर 23। तो वो प्रेजेंट एम्प्लॉय नहीं है, पास्ट एम्प्लॉय भी नहीं। कब शेयर मिले? जब वो एम्प्लॉय नहीं थे। तो इनको काउंट किया जाए? यस। एक्सेप्शन में कवर नहीं होते, इसलिए कंपनी के बंदे कितने माने जाएंगे? 215। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68 रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, ओपनली शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते और 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। एक्सेप्शन था पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय छोड़ दो, हस्बैंड वाइफ के नाम शेयर है तुमको एक मानो। तो पास्ट एम्प्लॉय वो है जो जब एम्प्लॉय थे तब मेंबर भी बने थे, तब उनको शेयर मिले थे, आज नौकरी छोड़ गए।
ऐसा नहीं है, वो तो जब एम्प्लॉय थे शेयर मिले ही नहीं थे, शेयर तो पुराने हैं। आज एम्प्लॉय नहीं है, पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, तो इसलिए उनको गिना जाए। 20 मेंबर जो है ना तो वो पास्ट एम्प्लॉय है ना प्रेजेंट एम्प्लॉय है। देख लो क्लियर कह रहा है। आज क्या वो 31 अक्टूबर को एम्प्लॉय है? जब वो शेयर होल्डर बने तब एम्प्लॉय थे ना, ना वो पास्ट ना प्रेजेंट, इसलिए उनको गिना जाएगा 200 में। आपकी गिनती आज की डेट में कितनी है? इसका मतलब आपकी गिनती 215 है, तो 215 यू कांट कन्वर्ट, आपके 215 ही गिने जाएंगे, ना कि 195। आप अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिड्यूस योर मेंबर बिलो 200। तुम्हारे 215 यू कांट कन्वर्ट, यू कांट कन्वर्ट योर पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, क्योंकि तुम्हारे मेंबर 215 है। हाँ जी, कोई बात नहीं, प्रेजेंट एम्प्लॉय तो है ना। आज दो अलग अलग बातें हैं। फास्ट एम्प्लॉय वो जब वो एम्प्लॉय थे तब उनको शेयर मिले थे। में क्यों मिलते हैं शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर मिलते हैं मेहनत करने की वजह से। या चलो शेयर मिल गए, तुम एम्प्लॉय बन गए, तो पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय होना, शेयर मिले कि नहीं, आज एम्प्लॉय होना और मेंबर भी होते आज, प्रेजेंट शेयर होल्डर भी होते और एम्प्लॉय भी होते आज, चाहे जब मर्जी मिले। प्रेजेंट एम्प्लॉय का मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो आज नौकरी पे बस, और ही इज मेंबर, शेयर जब मर्जी मिले हो। प्रेजेंट एम्प्लॉय है, मेंबर छोड़ दो। अगर ये आदमी आज मेंबर होते 31 अक्टूबर को, शेयर जब मर्जी मिले हो, प्रेजेंट एम्प्लॉय इज मेंबर, शर्त पूरी हो रही है, प्रेजेंट एम्प्लॉय इज अ मेंबर, है ना मेंबर, छोड़ देता। पास्ट एम्प्लॉय, भाई जब वो एम्प्लॉय थे तब शेयर मिले होते, मेहनत करने पे मिलते हैं, ये मिले होते, आज रिटायर हो गए, कोई बात नहीं, वो भी छोड़ दे। इनको ने तो पहले शेयर लिए थे, एम्प्लॉय तो 2 साल बाद बने। आज प्रेजेंट एम्प्लॉय भी नहीं तो वो लग जाता। पास्ट एम्प्लॉय इसलिए नहीं लिखा कि जब शेयर मिले वो एम्प्लॉय नहीं थे, इसलिए ये दोनों शर्तों से फुलफिल कोई भी एक नहीं हो रही, तो इसलिए इनको छोड़ दो। 200 से ऊपर होने की वजह से ये प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्लियर? अब ये नौकरी छोड़ गए, अब शेयर ले लें, फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय रहे ही नहीं, चले गए। उसके बाद मेंबर बनने से गिनती करेंगे। अब ये 30 जून 23 को छोड़ गए नौकरी, एम्प्लॉय रहे, अब वो शेयर बाजार से खरीद लें, क्योंकि वैसे तो मिल नहीं सकते मेहनत वाले, अब वो खरीद लेंगे तो मेंबर ही मेंबर है वो, अब भी बख्शे नहीं जाएंगे, अब भी गिने जाएंगे। आगे चलो, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी, ये टॉपिक किस चैप्टर का था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या था ये टॉपिक? जिसकी ऑनरशिप वही रिस्क उठाएगा, रिस्क पासिस विद प्रॉपर्टी। सेक्शन 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है प्रॉपर्टी ऑनरशिप बार को ट्रांसफर होगी तो रिस्क भी किसका? बार का। पर एक एक्सेप्शन है, बेली वाली पोजीशन तो हमेशा ही है। सामान का ऑनर बार बन गया पर सेलर की लापरवाही से खराब हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? सेलर। सेलर को संभाल के तो रखना पड़ेगा, ये तो पड़ा था भाई। बार की गलती से नुकसान हो जाए तो बार जिम्मेवार, सेलर की गलती से नुकसान हो जाए तो सेलर जिम्मेवार। आप मुझसे चीज ले गए, पसंद आ रख लूंगा, नहीं तो वापस, खराब कर दिया आपने चीज, तो तुम जिम्मेवार हो। यस, यू आर इन द पोजीशन ऑफ बेली। वैसे तो रिस्क जिसकी ओनरशिप उसका, पर एक्सेप्शन है ये संभाल के रखना, बेली वाली बात। तो डिलीवरी डिले कर दी, सुनो, बाहर ने सामान ले लिया, खरीद लिया, ओनर बन गया, सेलर डिलीवरी नहीं दे रहा, बार बार कह रहा सामान दे दो, सामान दे दो, सेलर का दे देंगे, सेलर सामान नहीं दे रहा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेलर रिस्पॉन्सिबल है। लेट डिलीवरी की वजह से नुकसान हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। संभाल के रखने की तो ड्यूटी है या नहीं? माल मैंने खरीद लिया, मैंने कहा शाम को आके ले जाऊंगा, नेचुरल खराब हो जाए तो बाहर का, सेलर ने बाहर ही छोड़ दिया दुकान के, कहता मेरे को क्या लेना, अब चोरी हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? सेलर। क्लियर?
तो कहता है जी बिल्ली वाली ड्यूटी लाइबिलिटी तो आपकी रहेगी, वो बात सही है सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। रिस्क किसका? जिसकी ऑनरशिप। चले आगे, आगे चलो। एक्सप्लेन द 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। हाँ जी, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है बोलो? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट का नीड नॉट टू परफॉर्म, नीड नॉट टू बी परफॉर्म जब नोवेशन हो जाए, सेक्शन 62, ऑल्ट्रेशन हो जाए, रिसीजन हो जाए, सेक्शन 62, सेक्शन 62 तीनों 62 में। नोवेशन क्या था? कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट या पार्टी बदल गई। मैंने कहा कार दूंगा, आपके तो सर जीप दे दो, मैंने कहा चल जीप दे देंगे, कार की जगह जीप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज नोवेशन। पार्टी बदल गई, मैंने पैसे लेने विशाल से, मैंने कहा अनमोल तुम ले लोगे विशाल से, अनमोल कहता मैं ले लूंगा विशाल से, विशाल कहता सर मैं अनमोल को दे दूंगा, मैं बीच में से आउट, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टी बदल गई, दैट इज नोवेशन। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ऑल्ट्रेशन सेक्शन 62, जिसमें सब्जेक्ट भी वही है, पार्टी भी वही है, कुछ टर्म कंडीशन बदल गई। जैसे सामान देना था अक्टूबर में, मैंने पूछा भाई नवंबर में दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? कहता हाँ नवंबर में दे दो। दोनों ने बात करके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन बदल ली। या पेमेंट कैश होनी थी, मैंने कहा यार चेक से दे दूं, कोई दिक्कत है? आप कहते चलो चेक से दे दे। तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बदल गई, मतलब टर्म बदल गई कोई, तो वो क्या है? ऑल्ट्रेशन। पुराना परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। रिसीजन, दोनों ने रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कैंसिल कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चाहे नहीं किया, पुराना कैंसिल। मैंने अनमोल को कार देनी थी, मैंने अनमोल को कहा, मैंने कहा अनमोल मैं कार ना दूं तो अनमोल कहता बढ़िया सर मैं नहीं ले लूंगा, मेरा भी मन कम है। तो ये क्या है? रिसीजन, रजामंदी से सौदा कैंसिल, पुराना सौदा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। रेमिशन, बख्श देना, वेव कर देना। मैंने विशाल को कार देनी है, 5 लाख लेना है, विशाल कहता है सर मेरे पास तो गोल्ड का ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट दे दूं? मैंने कहा चल यार तू ब्रेसलेट दे दे, छोड़ कैश। तो मैंने बख्श दिया और उसके बदले में क्या लेने को हाँ कर दी? ब्रेसलेट। वेव करना, बख्श देना। कहता सर अगर मैं कार ना लूं, मैंने कहा चल छोड़ यार ऐश कर, तो भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। कई बार वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड पार्टी कहती चल छोड़ा यार, मैंने फ्रॉड करके प्लास्टिक की चेयर कह के घटिया प्लास्टिक की चेयर दे दी अनमोल को, अनमोल चाहे तो सौदा कैंसिल कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, अनमोल कहता है चल छोड़ यार जो आ गई सही है। अब तो वर्डेबल में अग्रीड पार्टी रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट कर ले तो उसकी मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसेस सेक्शन 67 क्या था? कार ड्राइविंग स्कूल से डील हुई कार सिखाने की, अब वो बच्चा कहता है जी मैं तो इस कार पे नहीं जाता, मेरे को तो महंगी कार पे सिखाओ, मैं नहीं जाता ये अल्टो पे, मैं नहीं जाता ये i10 पे, मैं नहीं जाता छोटी कार पे, मुझे बड़ी कार लाओ। तो वो फैसिलिटी अफोर्ड करने से इनकार कर दे बच्चा, तो कार ड्राइविंग स्कूल वालों की कोई गलती है? नहीं। दे नीड नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज प्रॉपर फैसिलिटी इज नॉट अफोर्डेड बाय अप्रेंटिस। सामने वाले ने फैसिलिटी को अफोर्ड करने से इनकार कर दिया। स्कूल में एडमिशन के बाद बच्चा कहता मैं नहीं पढ़ता, यहाँ तो एसी नहीं है क्लास में, तो पहले पूछ लो एसी है या नहीं, बाद में परेशान मत करना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 2B, एक एलएलपी है, पार्टनरशिप कर रही है, एक एलएलसी है, उनकी लायबिलिटी जो है, देखो सीधी सी बात है, वो पूछना चाहता है एलएलपी और एलएलसी में लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। देखो एलएलपी पे 2008 लगता है, एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पे 2013। मेंबर अग्रीमेंट करके, और इसमें क्या है, मेंबर पैसा लगाते हैं, उनको क्या बोल देते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर बोल देते हैं, ये अग्रीमेंट से इकट्ठा होते हैं। ये इंटरनल मैनेजमेंट अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? इंटरनल गवर्नेंस जो रेगुलेट होती है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग और आर्टिकल मेमोरेंडम के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेम एलएलपी लगता है, नाम के एंड में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगता है। कितने मेंबर हो सकते हैं? 2, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं। पब्लिक कंपनी में 7, ज्यादा जितने शेयर, प्राइवेट में 2 से 50। लायबिलिटी मेन टॉपिक तो यही है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। एलएलपी में लायबिलिटी जो पैसा लगाया वहां तक लिमिटेड है, घर से लाने के लिए लायबल नहीं।
लेकिन लाइबिलिटी कंपनी में भी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर तक लिमिटेड होती है। अगर वो फुल्ली पेड शेयर है तो आपकी कोई और लाइबिलिटी नहीं होती। ओके, वो एक्सेप्शन है, मेंबर कम रह जाए, बिजनेस 6 महीने से ज्यादा चला जाओ तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, या फ्रॉड के केस में भी हो सकती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर और आम पार्टनर मिलकर चलाते हैं, इसमें डायरेक्टर होते हैं। एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड होते हैं मिनिमम, इसमें डायरेक्टर 2, पब्लिक में 3 होते हैं। ये डिफरेंस है, लाइबिलिटी की बात बता देंगे। 3 क्वेश्चन भी आ जाऊं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन? नहीं। सेक्शन 69 है ना रजिस्ट्रेशन का, कंपलसरी नहीं है, ना करवाने पे कोई पेनल्टी नहीं है। पढ़ते हैं, कहते हैं इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बता दो। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा? क्या होता है? पार्टनरशिप थर्ड पार्टी पे 100 रुपए का क्लेम नहीं कर सकती, 100 से ज्यादा का नहीं कर सकती, 100 से कम। थर्ड पार्टी आप पे सारे केस कर सकती है। पार्टनरशिप पार्टनर पे, पार्टनर पार्टनरशिप पे केस नहीं कर सकते इफ योर फर्म इज अनरजिस्टर्ड। हाँ, डिसोल्यूशन का केस कर सकते हैं, हिस्सा मांग सकते हैं। थर्ड पार्टी पे सिविल केस नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस कर सकते हैं। इसलिए फर्म रजिस्ट्रेशन ना करवाने के नुकसान ही नुकसान है। यू मस्ट गेट रजिस्टर्ड द फर्म, रजिस्टर्ड करवा लेनी चाहिए। पढ़ा था तो बता रहा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सेक्शन 69 कहता है करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी, पर ना करवाने पे बड़ी डिसेबिलिटीज है। वो बता रहे क्या, कोई भी थर्ड पार्टी पे फर्म केस नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी फर्म पे जरूर केस कर सकती है, सिविल केस। कोई पार्टनर पार्टनरशिप पे केस करके कंपनसेशन नहीं मांग सकता, एक्सेप्शन डिसोल्यूशन के लिए कह सकता है, हिस्सा मांग सकता है। फर्म पार्टनर से क्लेम नहीं कर सकती। ये बताया ना, लीगल एक्शन दूसरी फर्म पे, अपनी फर्म और अपने पार्टनर पे नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी केस कर सकती है। तो ये कह रहा है ये वाले चीजें अनअफेक्टेड है। क्या? थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड ना करवाओ तो भी थर्ड पार्टी तो फर्म पे केस कर सकती है। पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए कह सकता है, हिस्सा मांग सकता है। ऑफिशियल असाइनी इंसॉल्वेंट पार्टनर का हिस्सा मांग सकता है, यस। 100 रुपए तक का तो केस कर सकते हो, सिविल केस नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस तो कर सकते हो। जो मर गया उसके परिवार वाले हिस्सा तो मांग सकते हैं रजिस्टर्ड फर्म से, यस। ये फर्क नहीं पड़ता इन चीजों पे। क्लियर? नेक्स्ट 3B, अच्छा क्वेश्चन है। छोटू 17 साल का है, 17 साल का मोबाइल खरीद लेता है 25,000 रुपए का मोबाइल सेल सेंटर से। छोटू ने मोबाइल खरीद लिया कितने का? 25,000 रुपए का। ऑन ड्यू डेट वो पेमेंट नहीं कर पाता मोबाइल की। मोबाइल सेल सेंटर केस डाल देता, छोटू के पास 25,000 रुपए कैश बैलेंस है, उसके फादर के पास तो बड़ा पैसा है छोटू के। बताओ क्या ये पैसे छोटू के पेरेंट्स से मांगे जा सकते हैं 25,000? या छोटू के पास 15,000 है, वो मांग लो 10 गए, या 15 भी नहीं ले सकते छोटू से? क्या कहते हो? सेक्शन 11 था ये, माइनर है, कैपेबल नहीं, पर नेसेसरी के पैसे देने के लिए लायबल है। वो कहां से देता है? अपनी प्रॉपर्टी से। तो मोबाइल आज के टाइम में नीड ऑफ द आर, मोबाइल को लग्जरी ना माना जाए आजकल। आजकल मोबाइल क्या है? नेसेसरी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में भी काम आता है और भी, तो नेसेसरी माना जाए। 15,000 रुपए छोटू की प्रॉपर्टी में से मांगे, मैक्सिमम 15,000 कैन बी क्लेम्ड, कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम छोटूज प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी से 15,000 मांगे जा सकते हैं। पेरेंट्स आर नॉट लायबल, पेरेंट्स आर नॉट लायबल टू पे एनीथिंग, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पेरेंट्स नॉट लायबल, बिकॉज मोबाइल प्रोवाइडेड टू छोटू विदाउट पेरेंट्स कंसेंट। पेरेंट की मर्जी के बिना ये मोबाइल छोटू को दिया गया, इसलिए इसके लिए कौन जिम्मेवार है? छोटू से मांगो, थर्ड पार्टी पेरेंट से पैसे मांग नहीं सकती, क्योंकि नेसेसरी है। सेक्शन 11 कहता है, वो उसकी 68 कहता था नेसेसरी के पैसे तो पागल की प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, माइनर की एस्टेट से भी ले सकते हैं, यस। 11 कहता है माइनर कैपेबल नहीं है, कहता था ना
माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल दी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन माइनर की नेसेसरी वाले उसकी सेट से वसूले जा सकते हैं, पर्सनली नहीं। पेरेंट्स लायबल नहीं, उनकी मर्जी के बिना है। और इसका कंक्लूजन यही है, मोबाइल सेल वाले 15,000 रुपए उसके सेट से पैसे ले सकते हैं। सही है? तो ही हाँ लिखोगे तो ही मांगोगे, लग्जरी लिखोगे तो नहीं मांगना, वैसे नेसेसरी माना गया है। आई से का सॉल्यूशन है। 4A कहता है अनपेड सेलर के क्या राइट है गुड्स के ऊपर? रीसेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग ऐसा है, रीसेल कर सकता है। हाँ, पेरिशेबल आइटम बिना वार्निंग बेच सकता है और पेरिशेबल विद वार्निंग। अगर वो पेरिशेबल बिना वार्निंग और अदर आइटम विद वार्निंग बेचता है, तो अगर कम में बिका, सेल प्राइस कम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, जो लॉस हुआ डिफरेंस मांग सकता है वो सामने वाले बार से। यस। प्रॉफिट आया तो खुद रख लेगा। यस। लेकिन अगर तूने बिना वार्निंग बेच दिया, अदर आइटम है, तो कम में बिका तो तू मांग नहीं पाएगा, ज्यादा में बिका तो बाहर गेन ले जाएगा, इसलिए वार्निंग देके बेचो। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पहले से डिसाइडेड था कि तूने टाइम पे बाकी पैसे ना दिए तो मैं इसे फर्दर बेच सकता हूं, दोबारा नोटिस की जरूरत है नहीं, कम में बिका बाहर से मांग लेना, गेन आया तो रख लेना। बताया था, वही चीज है कि भाई सेक्शन 54 कहता है सेलर राइट टू रीसेल रखता है, पेरिशेबल है विदाउट नोटिस बेच सकता है, और अगर अदर आइटम है नोटिस देके बेचे, कम में बिका ले लेगा, प्रॉफिट आया तो रख लेगा। लेकिन अगर बिना वार्निंग अदर आइटम बेच दिया तो उल्टा, कम में बिका बाहर से मांग नहीं पाओगे, प्रॉफिट आया तो बाहर ले जाएगा। जब अनपेड सेलर लीन यूज करता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट बेच सकता है। यस। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त क्लियर था, राइट था उसे बेचने का, भाई मैं बेच दूंगा अगर तूने पैसे ना दिए, तो बिना वार्निंग बेच सकता है, क्योंकि पहले से बात हुई है। और जो अनपेड सेलर से दूसरा बार लेके जाएगा उसकी ओनरशिप अच्छी होगी। यस, वो तो पढ़ा था नेमो डेट को नॉन हैबिट के एक्सेप्शन में, लास्ट पॉइंट। अनपेड सेलर से खरीदने वाले सेकंड बार की ओनरशिप क्या होगी? स्ट्रांग होगी। चले आगे। 4B ए बी पार्टनर है, ए और बी कंपनी में, ए बी पार्टनर है, ए और बी कंपनी में पार्टनर है। फर्म इज डूइंग बिजनेस ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक बोतल, ये पार्टनरशिप प्लास्टिक की बोतल बनाती है। ए ऑथराइज्ड है प्लास्टिक की बोतल को बेचने के लिए इन द मिनिमम which they were decided, and A sell the price less than the minimum price, he should first take the permission of B। अच्छा, ए और बी पार्टनर है, आपस में बात हुई है कि फर्म की प्लास्टिक की बोतल ए ऑथराइज है, बेच सकता है, और बात होगी कि अगर तुझे जितने रेट में कहा उससे कम बेचना है तो तुझे क्या लेनी पड़ेगी? बी की परमिशन। पर ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, प्लास्टिक की बोतल का रेट गिर गया, सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया या कोई वजह होगी, इससे लॉस से बचाने के लिए ने लो रेट पे बोतल बेच दी। ए ने बी से बात करने की कोशिश की, पर वो फॉरेन ट्रिप पे था, बात नहीं हो पाई, बी से बात नहीं हो पाई। जब बी आया उसने पे केस डाल दिया कि तूने लॉस करवा दिया। क्या कहते हो? हाँ, एक तो सेक्शन 21 वो भी लगा सकते हो। सेक्शन 13C कहता है हर पार्टनर को क्या है, जिसकी वजह से नुकसान हो, जिसकी वजह से नुकसान हो वो लायबिलिटी उठाने के लिए जिम्मेवार है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है इमरजेंसी। सेक्शन 21 लिख देना, इमरजेंसी में वो क्या है, इसे बेच सकता है। ठीक है, तेरा ही कि तेरी ड्यूटी है, लेकिन इमरजेंसी वाला एक्सेप्शन है। उसने बेची क्योंकि रेट गिर रहे थे, तेरे से बात करने की कोशिश की, तू फॉरेन में था इसलिए बात नहीं हो पाई, तो उसने बेच के बिल्कुल गलत नहीं किया, और फॉरेन के फेवर के लिए उसने ऐसा किया, वो लायबल नहीं है लॉस उठाने के लिए। ए नॉट लायबल। क्लियर? पढ़ा हुआ है। 5A रामविलास यादव एक किसान है, अन्ना चिप्स कंपनी ने उससे कहा कि 100 क्विंटल पोटैटो यानी आलू उसके खेतों में जो उगेंगे, रामविलास उनको दे देगा 1000 रुपए पर क्विंटल जो उसके खेतों में उगेंगे। अन्ना चिप्स कंपनी ने पेमेंट भी दे दी, डिलीवरी 6 महीने बाद होगी। आलू उगेंगे अभी तो आलू उगेंगे, रामविलास के खेतों में 1000 रुपए क्विंटल आलू दे दिए जाएंगे। ठीक है, 100 क्विंटल आलू की पेमेंट भी होगी। किस कंपनी ने दे दी? अन्ना चिप्स ने पेमेंट भी दे दी। ठीक है, बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी
सारी फसल पोटैटो की फ्लड से क्या हुई, खराब होगी। अन्ना चिप्स कंपनी अपने पैसे वापस मांग रही है रामविलास को जो दिए थे। रामविलास इनकार करता है, कहता डील होने के बाद नुकसान तुम्हारा है। और उधर से अन्ना चिप्स कह रही है लो सारा तेरा रामविलास, हमारे पैसे वापस दे। क्या कहते हो, क्या कंपनी रामविलास से पैसे मांग सकती है? यस, कंपनी कैन क्लेम द अमाउंट पेड टू फार्मर। अब ये अन्ना कंपनी का माल हुआ था क्या? नहीं, ये कौन सी गुड्स थी? फ्यूचर गुड्स। और ये खाली अग्रीमेंट टू क्या था? सेल। चीज तैयार हुई नहीं तो बाहर की कहां से होगी? तैयार हो रही तो उससे पहले खराब होगी। तो ठीक है, सेलर पे केस ना डालो, चीज खराब होगी, बट सेलर अपने पैसे तो वापस, बाहर सेलर से पैसे तो वापस मांगेगा जो दिए हैं। यस, किसान, वो अन्ना चिप्स किसान से पैसे वापस मांग सकती है। यही कह रहा है सेक्शन 43 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जब प्रॉपर्टी गुड्स की ट्रांसफर कब होगी? सेल हो जाती तो बाहर की होती, सेल नहीं हुई, प्रॉपर्टी फ्यूचर में जाएगी, क्योंकि अभी वो पोटैटो उगे नहीं थे। ऑनरशिप फ्यूचर में जाएगी। इट इज जस्ट अग्रीमेंट टू सेल। और अभी वो 6 महीने बाद पोटैटो तैयार होने थे। ये कौन सी गुड्स है? फ्यूचर गुड्स है जो भी तैयार होनी थी। इस केस में आप पैसे सेलर कंपनी के रख नहीं सकते, आपको वापस करने पड़ेंगे। रामविलास को पैसे वापस कंपनी को करने पड़ेंगे। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट 5B पे आ जाओ, 6 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये 6 मार्क्स के लिए। और आर्टिकल ऑफ एवेन्यू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंटेन अ क्लोज दैट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके शेयर किसको दिए जाएंगे? उस पर्सन को जो कंपनी फिक्स करेगी या डायरेक्टर फिक्स करेगी, उस रेट पे दिए जाएंगे। अगर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके शेयर लेके हम किसको देंगे? डायरेक्टर जिस बंदे को कहेंगे उस रेट में कंपनी शेयर लेके पैसा दे देगी। उसके ऑफिशियल असाइनी को बात हुई है कि उसके शेयर ले लिए जाएंगे, ऑफिशियल असाइनी को पैसे दे दिए जाएंगे। किस रेट पे? जिस रेट पे डायरेक्टर कहेंगे, जिस बंदे को डायरेक्टर कहेंगे उस बंदे को दे दिए जाएंगे। मिस्टर नीरज, एक शेयर होल्डर क्या हो गया? नीरज इंसॉल्वेंट हो गया। ऑफिशियल असाइनी इंसॉल्वेंसी का क्लेम करता है, कंपनी को कहता है आर्टिकल के अकॉर्डिंग आ मेरे को शेयर बेच के अपने जिस बंदे को पैसे दो। बताओ क्या ऑफिशियल असाइनी आर्टिकल से बंधा है? हाँ, कंपनी क्या है, आर्टिकल के रूल के अकॉर्डिंग शेयर बेच के पैसा देगी। ऑफिशियल असाइनी ये नहीं कह सकता मैं अपने आप बेचूंगा, नहीं। आर्टिकल में रूल है कि कोई इंसॉल्वेंट हो गया, उसके शेयर डायरेक्टर जिस बंदे को कहेंगे उसको बिकेंगे, प्लस उसका रेट भी डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। तुम कह रहे हो हम अपनी मर्जी से बेचेंगे, नहीं, आर्टिकल से बंधे। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब, it can be said that official assignee of Neeraj is bound by the article of company. Company's director are entitled to sell shares at rate decided by them. ऑफिशियल असाइनी शेयर नहीं ले सकता, आर्टिकल के रूल से बंधे हुआ। आपको ये गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड का केस भी है, गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। तो एस राजकुमार और परफेक्ट कास्टिंग लिमिटेड का भी है। जो आर्टिकल में लिखा है, आप बिजनेस डॉक्यूमेंट है, सबके लिए ओपन है, कोई ये नहीं कह सकता पढ़ाया नहीं गया। उसके रूल्स को फॉलो करना कंपनी और कंपनी के मेंबर की ड्यूटी है। तो ये शेयर कौन लेके जाएगा? कंपनी के डायरेक्टर जिसको कहेंगे वो लेके जाएगा। सही है, आपका ऑफिशियल असाइनी आर्टिकल से बंधा है। नेक्स्ट 6 से 5 नंबर के लिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1872। क्या अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड अग्रीमेंट? सही है, सही है, यस। 25 एक सेक्शन कहता ना, लव एंड अफेक्शन में रिटर्न वादा हो पैसा देने का वैलिड। बल्फर वर्सेस बल्फर ने हस्बैंड में वाइफ को पैसे देने को कहा था, पर वो रिटर्न नहीं था, इसलिए वो वैलिड नहीं। रजिस्टर्ड पेपर पे हो तो लव एंड अफेक्शन में किए गए वैलिड वादे हैं। लव एंड अफेक्शन के वैलिड होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे होने चाहिए, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में।
फादर और बच्चे के बीच में होते हैं ना अग्रीमेंट, फादर सन, रिटर्न पेपर पे होने चाहिए। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, रिलेशनशिप क्लियर हो, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स बच्चा, राइटिंग में होने चाहिए, रजिस्टर्ड हो, स्टैम्प पेपर पे हो तो वैलिड है। तो इसलिए लव एंड अफेक्शन में वैलिड है पर उस शर्तों के साथ है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो तो ये वादे वैलिड है ना, क्योंकि देयर इज क्वारल, लव एंड अफेक्शन नहीं है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट कांट बी इन्फोर्स, कहता टाइम बार को देने का वादा बेकार है, वो इन्फोर्स नहीं होता, गलत। टाइम बार को देने का स्टैम्प पेपर पे वादा लीगली वैलिड है, कहता वैलिड नहीं होता, एक्सेप्शन, ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। 25(3) कहता है रिटर्न पेपर में हो, स्टैम्प पेपर पे हो, बोरर या उसके एजेंट ने रिटर्न पेपर पे साइन करके कह दिया पैसा देना है इस तारीख को, तो लोन अलाइव हो जाएगा, बिल्कुल वो वैलिड है। तो आपकी स्टेटमेंट गलत है जो कह रहा है कि टाइम बार्ड को देने का वादा इन्फोर्स नहीं हो सकता, रिटर्न में वादा तो इन्फोर्स हो सकता है। 5 नंबर में। नेक्स्ट 4 मार्क्स में 6B, क्या शेयरिंग इन प्रॉफिट अच्छा एविडेंस नहीं है, बहुत पढ़ा, क्योंकि क्रेडिटर भी प्रॉफिट का शेयर ले सकता है, एम्प्लॉय भी ले सकता है, डेथ होने वाला पार्टनर की विडो भी ले सकती है, तो प्रॉफिट बहुत से लोग लेते हैं, देन आल्सो दे कांट बी ट्रीटेड एज पार्टनर। अच्छा टेस्ट है बट इट कैन बी रीबटेड चैलेंज, इसलिए अच्छा टेस्ट क्या है, सेक्शन 6 म्यूचुअल एजेंसी। तो बता रहा है प्रॉफिट ले रहा है, पार्टनर है, लेकिन ये अच्छा टेस्ट नहीं, प्राइमा फेसी नहीं, मिलता है प्रॉफिट तो भी कई बार पार्टनर नहीं होता, वो बातें लिख देना। सेक्शन 6 म्यूचुअल एजेंसी अच्छा टेस्ट है, अगर वो एक कर रहा है बाकी उसकी बात मान रहे हैं तो वो एजेंट है पार्टनरशिप का, और वो पार्टनरशिप उनके बीच में मानी जाएगी। शेयर प्रॉफिट लेना ही काफी नहीं है। 6C, माइक एलएलसी कॉर्पोरेशन सिंगापुर में है, इनका ऑफिस कहां है, एलएलसी का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलसी का मतलब एक कंपनी है, ये कहां चल रही है, सिंगापुर में, इनकॉर्पोरेट हुई सिंगापुर में, ऑफिस पुणे इंडिया में। बताओ एलएलसी को फॉरेन कंपनी माना जाए कि नहीं, रीजन, यस फॉरेन रहेगी, डोमेस्टिक होगी नहीं होगी अलग बात है। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई, बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं जिसको। ये कहां इनकॉर्पोरेट हुई है, सिंगापुर में। मीटिंग जहां मर्जी करे, वो डोमेस्टिक है कि नहीं उसके लिए होता है। ये कंपनी फॉरेन की इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो ये क्या इंडिया में फॉरेन कंपनी, क्योंकि इंडिया में बिजनेस कर रही है तो ठीक, लेकिन ये रजिस्टर्ड कहां हुई है, इंडिया के बाहर। एलएलसी इंडिया के बाहर बनी फॉरेन कंपनी। सेक्शन 242 बताता है ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में प्लेस है, चाहे वो अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक या एजेंट बिठा के कर रही है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रही है पर वो बनी इंडिया में नहीं, तो वो क्या है, फॉरेन कंपनी। नेस्ले फॉरेन कंपनी, वोडाफोन फॉरेन कंपनी, इंडिया में काम कर रही है, चाहे फैक्ट्रियां लगाई हैं, चाहे एजेंट बिठाए हैं, काम कर रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रही है, जैसे गूगल कर रहा है ना, एप्पल वाले, गूगल वाले, ये सब फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। उबर कर रहा है ना ऑनलाइन तरीके से बिजनेस, तो वो फॉरेन कंपनी है। क्लियर, बस यही क्वेश्चन थे, छोटा सा बिजनेस लॉ का पेपर था, एमटीपी। क्या भाई, वो शेयर वाली कंडीशन हटा दें तो कर लो, फिर वो कंडीशन का इफेक्ट नहीं होगा जब तक, नहीं नहीं नहीं, जब तक चेंज ना करें। चेंज कहां किया है, जब तक चेंज ना करें तब तक आप बाउंड हो, चेंज कर ले तो आप रोक नहीं सकते। वो कहां लिखा है क्वेश्चन में, अपनी ओर से ना लिख देना, काट देगा फालतू चीजें। आप वो क्वेश्चन में नहीं कह रहा उन्होंने चेंज किया है, आप खुद लिख दो, अगर वो आर्टिकल चेंज करके कर दे फिर ये, और उसका डिसीजन नीचे लिख दो कि भाई वो बाउंड नहीं है आर्टिकल से, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे दे आर्टिकल चेंज कर दिया उन्होंने एसआर पास करके, देन ओके, तब ठीक है। ठीक है ना, कोई सिचुएशन क्वेश्चन में हो। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक प्राइवेट कंपनी है, चलो कोई भी कंपनी है, उसमें फुली पेड शेयर है, तो लाइबिलिटी उसकी होगी, तो आप कहेंगे नॉर्मली नहीं, फुली पेड अमाउंट तक लिमिटेड है। अगर वो मेंबर कम हो गए तो अनलिमिटेड हो सकती है। आप क्यों लिखें ये वाली बात, क्योंकि जब वो क्वेश्चन में ऐसा कोई आइडिया दे कि कब हो सकता है ऐसी अनलिमिटेड, तो लिखेंगे मेंबर कम हो गए, 6 महीने से ज्यादा चलते रहे, 3A
सेक्शन तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, वरना नहीं। कॉर्पोरेट वे लिफ्ट होगा तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, वरना कर लोगे एमटीबी लॉ की।